आदाब। मैं रोमा हैदर आपका इस्तकबाल करती हूँ। नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अहम मौजू, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर मनोज निसारी, जो आयुष मंत्रालय से हैं। सर, आपका बहुत बहुत खैर मकदम डीडी उर्दू की इस ख़ास पेशकश कोविड-19 बचाव और उपाय में। नमस्कार मनोज जी, जैसा कि हम अभी देखते हैं कि कोरोना वायरस बुरी तरीके से फैल रहा है, जिसके चलते मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है, जो बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी जो कोरोना की तादाद जो बढ़ रही है, उसमें पहले तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो आयुष मंत्रालय और आरोग्य मंत्रालय ने जो एक एडवाइजरी जारी करी है और जो एक किस प्रकार से रहना चाहिए जो बताया है कि जैसे हर एक ने मास्क पहनना चाहिए और 2 गज की दूरी कहा गया है, तो सेल्फ डिस्टेंसिंग जो है, तो फिज़िकल डिस्टेंसिंग वो हमने मेंटेन करना चाहिए, बार बार हाथ धोना चाहिए, बाकी सफाई हमने रखनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमेशा हमने करनी चाहिए और जिसके कारण इसका जो स्प्रेड है, फैलाव जो है वो हम रोक सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने अपना खुद की सेहत जो है, खुद का स्वास्थ्य जो है वो बनाए रखने के लिए हमारी जो इम्यूनिटी है, तो इम्यूनिटी को हम कहते हैं कि रोग प्रतिकार क्षमता हिंदी में कहते हैं, तो ये इम्यूनिटी जो है वो हमने बना के रखनी चाहिए। अगर ये हम कहेंगे और करेंगे तो इसके कारण इसकी जो रोकथाम है हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमने ये देखना चाहिए कि पहले लॉकडाउन था, लेकिन आप लॉकडाउन में हमेशा तो रह नहीं सकते और इसके लिए जो व्यवहार है, जो आपका व्यापार है, चाहे बिज़नेस है, इंडस्ट्रीज़ है, ये तो हमें शुरू करने होंगे। लेकिन ये इंडस्ट्री शुरू करते हुए अगर हम ये सावधानी रखते हैं तो इसका फैलाव कम होगा। और आप जैसे सभी जानते हैं कि यह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब जो थूकना है या छींकना है या बात करते समय थूक उड़ती है, तो यहाँ से जो उसका जो ड्रॉपलेट्स मतलब जो ना दिखने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, उसके माध्यम से उसका स्प्रेड होता है। तो इसको कम से कम रखने के लिए मास्क का पहनना ये बहुत ज़रूरी है। और उसी के साथ साथ कई लोग जो है वो पान खा के या तम्बाकू खा के फिर सड़क के ऊपर थूकते हैं, तो उसके कारण उसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको हमें नहीं करना चाहिए। सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग गुटखा थूकते हैं, तो उनको नहीं थूकना चाहिए, क्योंकि जितना वो गुटखा स्प्रेड करेंगे, थूकेंगे, तो उतनी ही परेशानी ज़्यादा होगी। अच्छा मनोज जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जैसे सरकार की हमारे लिए गाइडलाइंस हैं सभी के लिए कि हम कम से कम बाहर निकलें ताकि हम घर में महफूज रहें। जैसे कि हम देखते हैं कुछ लोगों को काम के लिए बाहर निकलना पड़ता है, दफ्तर जाना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं घर पे बैठ सकते, वो बहुत ज़रूरी है उनके लिए। तो वो कोरोना वायरस से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं? जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक तो हमने जो पर्सनल हाइजीन जो है उसको हमने मेंटेन करना चाहिए, जैसे मास्क पहनना है और हाथ बार बार धोने चाहिए, साफ़ करने चाहिए। अननेसेसरी हम अपने चेहरे को हाथ ना लगाएं और बाकी जो हमारा हाइजीन है कपड़ों का हो, तो ये सारा मेंटेन करना चाहिए। उसके साथ साथ हमने अपना जो रोग प्रतिकार क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, उसको हमने बढ़ा के रखना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। और ये इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है, ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात है कि इसको हमने कैसे बढ़ाना चाहिए। और इम्यूनिटी मतलब ये कोई केवल एक इंजेक्शन लिया और इम्यूनिटी बढ़ गई या कोई एक गोली खाई या इम्यूनिटी बढ़ गई, ऐसी बात नहीं है। तो ये पूरा हमारा जो रहन सहन है, हम किस प्रकार से रहते हैं, हम कितना सोते हैं, एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर हमारी इम्यूनिटी डिपेंड करती है। तो इसलिए जो आयुष मंत्रालय ने जो एडवाइजरी जारी करी, तो उसमें हमने पहला एक जनरल एडवाइजरी उसके बारे में बताया है कि ताकि हमारा खान पान जो है वो किस प्रकार से है, कि जैसे हमारा जो डाइट है वो संतुलित होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए। तो जो हम खाएंगे उसी से हमें पोषण मिलेगा। और उसी के साथ साथ में कितना खाएं, कैसे खाएं, ये भी बहुत डिपेंड करता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने अच्छी नींद लेनी चाहिए। हमारी नींद अगर अच्छी हो तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती रहती है, क्योंकि पूरे दिन भर में जो हम काम करते हैं और उसके कारण अपना जो शरीर का एक जो घिसाव हो जाता है, डिजनरेशन जो हो जाता है, तो उसको रिप्लेनिश करना जो है, उसको पूरा बनाना है, ये जो काम होता है ये नींद में होता है। और इसलिए हमारी नींद अगर अच्छी है तो हमें वो रिप्लेनिशमेंट हमारी हो जाती है, उसका जो
रीबिल्डिंग जो होता है वो हो जाता है। और इसलिए नींद अच्छी हो, लेकिन नींद लेते समय ये हमने देखना चाहिए कि हमने सही समय पे सोना है और सही समय पे उठना है। कि जैसे रात को हम 10 बजे के आसपास अगर हम सो लिए और सुबह 5 के आसपास, मतलब सूर्योदय के पहले, जब सूरज उगता है उसके लगभग 1 घंटा पहले अगर हम उठते हैं तो ये सही समय है और इसमें हमारी नींद अच्छी हो तो उसके कारण एक जनरल इम्यूनिटी है वो हमारी डेवलप हो सकती है। जैसा आपने सर अभी खान पान की बात की, तो उसके मुतालिक मैं पूछना चाहूँगी कि किस तरह का खान पान हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है कोरोना वायरस में? जो आम तौर पे हम जो चीज़ें खाते हैं तो उसमें वो मीठे भी जो पदार्थ होते हैं, खट्टे भी होते हैं, नमकीन भी होते हैं, कड़वे भी होते हैं, और गेहूं रोटी भी होती है, और सब्जियां भी होती है, फल भी होती है। अब इसमें जो सब्जियां और जो फल है ये अगर हम ज़्यादा खाने में रखें तो इसका फ़ायदा ज़्यादा होता है, क्योंकि इनमें अलग अलग फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, और ये जो फ्लेवोनॉइड्स जो होते हैं वो कारीगर है कि जो हमारे लिए वो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। और केवल दाल रोटी खाएंगे और सब्जियां और फल अगर नहीं खाएंगे तो हमारा डाइट जो है बैलेंस नहीं रहेगा। और उसी के साथ साथ फलों में भी अगर हम स्पेसिफिकली अगर बात करें तो जैसे आंवला है, तो आंवला का महत्व बहुत ही ज़्यादा है, और आंवला में विटामिन सी तो है ही, लेकिन आंवला में कई सारे फ्लेवोनॉइड्स हैं कि जो हमें वो सुरक्षित रखने में काम करते हैं। आंवले के ऊपर काफ़ी सारा रिसर्च हुआ है और उसमें हमने देखा हुआ है कि हमारे शरीर में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, तो क्रोमोसोम सभी जानते हैं कि डीएनए है और आरएनए है और क्रोमोसोम से ये सारे जानते हैं। तो क्रोमोसोम्स ये एक तरीके का हमारा एक चिप है जो कंप्यूटर की भाषा में अगर कहे तो, और उसमें पूरा प्रोग्राम लिखा होता है। तो ये क्रोमोसोम अगर ख़राब हो गया तो ये जो हमारा शरीर है वो धीरे धीरे ख़राब होते जाएगा। लेकिन हमारे शरीर में ये भी एक क्षमता है और यही इम्यूनिटी का एक पार्ट है कि ये जो ख़राब क्रोमोसोम है उसको वो हटा देते हैं बिल्कुल। और अच्छे क्रोमोसोम को बनाते हैं। तो आंवला जो है वो इसके लिए बहुत कारीगर है, और ये हमने देखा है कि जो क्रोमोसोमल डैमेज जो है, जो हमारी दिन प्रतिदिन वो रहन सहन के कारण जो होता है कि कुछ चीज़ें हमने कभी नहीं खाई, कुछ चीज़ें जो है हमने कभी सारा स्ट्रेस ले लिया, कभी हमने ठीक से नींद नहीं ली या एक्सरसाइज नहीं करी, तो कई चीज़ों का जो असर है वो शरीर के ऊपर होता है और उसके कारण हमारे जो क्रोमोसोम्स है वो बिगड़ सकते हैं। तो इन बिगड़े हुए क्रोमोसोम्स को हटाने का काम जो है वो आंवला करता है, और इसलिए हमने आंवला का सेवन ज़रूर करना चाहिए। जब से कोरोना वायरस आया है लोगों के जहन में तरह तरह के सवाल आते रहते हैं कि जैसे कि आपने अभी बताया कि हमें ये सब खाना चाहिए, तो क्या नॉनवेज भी हम कोरोना वायरस के वक्त में खा सकते हैं? मतलब हमने जो सुना है कि नॉनवेज हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो किस हद तक ठीक है? फ़िश अगर खाएंगे तो उसमें नुकसान नहीं है। अगर मान लीजिए अगर चिकन भी खाते हैं तो हो सकता है कि उसमें नुकसान ना हो, लेकिन ओवरऑल जो नॉनवेज है वो डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और वेजिटेरियन जो फूड है वो डाइजेस्ट होने में रिलेटिवली आसान रहता है। और इसीलिए ये जो डाइजेशन की जो बात है, तो जिसका डाइजेशन अच्छा है, और डाइजेशन मतलब ये नहीं कि चलो हमने खाना खा लिया और हमने डाइजेशन हो लिया। डाइजेशन मतलब पूरा उसका डाइजेशन, एसिमिलेशन, ये सारी जो प्रक्रिया शरीर के अंदर जाने के बाद में होती है कि आपने खाना खा लिया और खाना खाने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा भारीपन महसूस नहीं हुआ, आपको ज़्यादा पेट नहीं फूला और आपको बहुत सुस्ती नहीं आई और आप अपना काम करते रहे, तो इसको हम कहेंगे कि डाइजेशन अच्छा है। जिनको समय समय पे भूख लगती है, तो जिनका डाइजेशन अच्छा है वो थोड़ा बहुत नॉनवेज ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, तो जिसके कारण विटामिन भी मिल सकते हैं। विटामिन डी जो है वो भी उसके लिए कारीगर होता है, तो इनको हम ले सकते हैं। लेकिन हमारा ज़्यादा जो वो फोर्स जो होना चाहिए या हमारा ज़्यादा जो ध्यान जो है वो शाकाहारी के ऊपर अगर है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब से कोरोना वायरस आया है तरह तरह की छोटी मोटी परेशानियां आती रहती हैं। मतलब जैसे कि लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन रहने लगी है, डिप्रेस्ड रहने लगे हैं, एंजाइटी होने लगी है, और ख़ासकर जो कि बुज़ुर्ग लोग हैं, जो सीनियर सिटीज़न्स हैं, उनको बहुत परेशानियां सामने आती हैं। तो उनको इन परेशानियों से कैसे बचाया जा सकता है? जैसे कि आयुर्वेद ने बताया कि हमारा शरीर अच्छा होने के लिए हमारा मन भी अच्छा होना चाहिए,
हमारा शरीर भी अच्छा होना चाहिए और हमारे विचार भी अच्छे होने चाहिए, जिसको हम आत्मा कहते हैं। तो अगर ये तीनों एक चीज़ें अगर ठीक ठाक है तो हमारा शरीर जो है वो अच्छा बनेगा, हमारी ज़िंदगी जो है वो अच्छी बनी रहेगी। लेकिन इसमें से एक पहिया अगर ख़राब हो गया तो पूरी ज़िंदगी जो है वो ख़राब हो सकती है। तो इसमें मन का बहुत महत्वपूर्ण है और मन हमारा हमेशा अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। इसमें एक तो है कि आयुर्वेद, जिसमें कई सारी आहार के पदार्थ है, जो खाने की चीज़ें हैं, बताया है कि जिसके कारण हम मन का जो स्वास्थ्य है कैसे बनाए रख सकते हैं। जैसे पेठा है, तो पेठा खाने से हमारा मन है वो स्वस्थ रह सकता है, मन को ताकत मिल सकती है। उसी प्रकार से वो कई सारे यौगिक प्रयोग जो है, तो उसके कारण भी हमारा जो मन है वो स्वस्थ रहता है। तो योग का मूल जो कारण ये है कि चित्त मतलब मन, और मन को आत्मा के साथ में जोड़े रखना और हमारा जो पूरा शरीर है उसको बैलेंस रखना, ये योग करता है। तो ये जो डिप्रेशन है या मानसिक बीमारियां हैं, इससे बचने के लिए योग भी कारगर हो सकता है। उसी के साथ साथ हमने दूसरे के साथ में हमारा जो बिहेवियर है ये भी हमारा अच्छा होना चाहिए। हम कोरोना के साथ में लड़ रहे हैं, कई बार ये एडवर्टाइजमेंट आती है कि हमने कोरोना के साथ में लड़ना है, लेकिन कोरोना के से जो बीमार है उनसे नहीं लड़ना है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि कोरोना से कोई बीमार हो गया तो मतलब वो अछूत हो गया, तो इस प्रकार से नहीं बिहेव करना चाहिए। तो कोरोना के पेशेंट है उनको ज़्यादा सिंपैथी की ज़रूरत है, तो उससे हमने सिंपैथी रखनी चाहिए। हम उनको आइसोलेशन करते हैं या क्वारंटाइन करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो समाज से बाहर चले गए, वो भी हमारा ही हिस्सा है। तो इस प्रकार से अगर उनके साथ में हम व्यवहार करते रहेंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। और लोगों में एक ये धारणा हो गई कि कोविड को एक स्टिग्मा समझा गया। तो कोविड कोई स्टिग्मा नहीं है, कोविड आज होता भी है, 2 दिन के बाद में ठीक भी हो जाता है। जैसे बाकी नज़ला है, बुखार है, बाकी सारी बीमारियां होती है, 2 दिन के बाद ठीक हो जाती है, वैसे कोविड भी ठीक होता है। और इसके लिए इस प्रकार से उसको समाज से बहिष्कृत करना, बाहर करना, ये अगर हम नहीं करेंगे तो इस प्रकार के जो मेंटल इम्पैक्ट जो है वो कम होते जाएंगे। और दूसरा आपने जो सवाल पूछा कि जो बुज़ुर्ग है या बच्चे हैं, तो बार बार अगर हम एक ही चीज़ पढ़ते हैं, एक ही चीज़ अगर देखते हैं, चाहे टीवी हो चाहे अखबार हो, तो उसका कारण जो है वो हमारे शरीर के ऊपर हो सकता है। तो इसमें हमने समाज में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, उसके बारे में हमने जानकारी रखनी चाहिए, लेकिन केवल उसी में ना रहे, बाकी भी चीज़ें पढ़े, तो उससे हम हो सकता है कि अपना जो मन का स्वास्थ्य है वो हम ठीक रख सकते हैं। आपने जैसा भी हमें बताया कि डिप्रेशन के लिए हमें योग करना चाहिए, वर्जिश करनी चाहिए, तो हमें योग और वर्जिश में कितना वक्त देना चाहिए? वैसे अगर हम रोज़ कम से कम आधा घंटा भी अगर इसके लिए दें तब भी काफ़ी है। तो मैं मानता हूँ कि जैसे योग है, तो योग का एक विशिष्ट सीक्वेंस है। तो उस सीक्वेंस में क्या है कि जैसे शुरुआत में योग जो है वो पहले केवल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज होते हैं, आपके गर्दन के हैं, कमर के हैं, फिर उसके बाद में हाथ के रिलैक्सेशन है, और ये सारे जो रिलैक्सेशन जो है वो खड़े होके करने चाहिए। तो ये रिलैक्सेशन एक्सरसाइज हो गए। उसके बाद में 2-4 आसन बताए हैं। तो आयुष मंत्रालय ने जो योग दिवस के लिए जो एक योगा प्रोटोकॉल जो बनाया था, ये योगा प्रोटोकॉल जो है वो एकदम बैलेंस्ड है कि जिसमें खड़े होके कुछ एक्सरसाइज है, कुछ एक्सरसाइज जो है वो बैठ के करने हैं, सबके बाद में लेट के 2-3 एक्सरसाइज है, और सबके बाद में प्राणायाम है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये आधे घंटे में आराम से हो सकता है, और इसको भी अगर हम करें तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। और इसके लिए चाहे वो बुज़ुर्ग है, चाहे वो छोटे हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट वीमेन है, कोई भी इसको आराम से कर सकते हैं, और इसको हमने करना चाहिए। और जिनको संभव है वो 1 घंटा करें। तो आधे से लेकर 1 घंटा तक अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। और जैसे संदेश में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि प्राणायाम जो है वो हमारे जो लंग्स है तो इसके ऊपर काम करता है, और इसके ऊपर भी काफ़ी रिसर्च जो है वो आज उपलब्ध है कि जो अलग अलग जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है जिसको प्राणायाम कहते हैं, चाहे वो कपालभाति है, चाहे वो अनुलोम विलोम है, तो अलग अलग टाइप के जो एक्सरसाइज है, तो उसके पीछे जो ब्रीदिंग फिजियोलॉजी है वो उसमें काम आती है। कि जैसे हम लंबी सांस लेते हैं, तो ये लंबी सांस जब लेते हैं तो आप महसूस करेंगे कि हवा जो है वो आपके यहाँ ऊपर तक लंग में चली गई। जैसे हम बात आमतौर पे करते हैं तो उस समय केवल जो हवा है वो केवल इतने लंग में जाती है। तो जैसे आपका जो घर है, तो आप जब इस्तेमाल करते हैं कोई भी कमरा, तो उसका जो बीच वाला हिस्सा है वो आप ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, उसके कोने कोने में आप नहीं जाते।
तो इसलिए उसका हर एक जो कोना है कम से कम हफ्ते में एक बार आपको साफ़ करना पड़ता है ताकि वहाँ पे गंद ना बहे। तो उसी प्रकार से हमारे जो लंग्स के जो कोने हैं, चाहे ऊपर में है चाहे नीचे में है, तो हमें लगता है कि लंग मतलब केवल छाती में है, तो ऐसा नहीं है। लगभग पेट के आधे हिस्से तक नीचे लंग जाती है, तो जो हमें पता नहीं है। तो वहाँ तक हवा जानी चाहिए और इसलिए वहाँ हमने ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो करने चाहिए। आयुर्वेद की कितनी अहम भूमिका है कोरोना वायरस में? जो मैंने बताया कि इम्यूनिटी, तो ये बताना चाहूँगा कि भारत देश ये पहला देश ऐसा है और आयुष मंत्रालय ये पहला मंत्रालय ऐसा है कि जिन्होंने इम्यूनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। और इम्यूनिटी को आयुर्वेद में कहते हैं व्याधि क्षमत्व। तो व्याधि क्षमत्व जो है ये पूरा जो आयुर्वेद है उसका एक बेस है कि हमने वो रोग से खुद को कैसे बचाना चाहिए। जैसे आयुर्वेद ने बताया कि आयुर्वेद का मूल सूत्र क्या है, उसका मूल मंत्र क्या है, तो उसका मूल मंत्र ये है कि जो स्वस्थ है उनको स्वस्थ बनाए रखे और जो बीमार है उनकी बीमारी दूर करे। ये आयुर्वेद का प्रमुख उद्देश्य है। अब ये जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य को साध्य करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो व्याधि क्षमत्व, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। और ये व्याधि क्षमत्व जो है या इम्यूनिटी है, ये दो प्रकार की है। एक तो यह है कि जो रोग होने ही ना दे, तो जो हमने कहा कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, मतलब जो स्वस्थ है, जो बीमार नहीं है, तो उनको बीमार ना होने दे, उनका स्वास्थ्य बनाए रखे, ये एक हिस्सा हो गया। और दूसरा हिस्सा जो है कि जो बीमार है उनकी बीमारी हम दूर भगाएं। तो इसलिए व्याधि क्षमत्व का जो पहला हिस्सा मैंने बताया कि जो बीमारी होने ही नहीं देता, और दूसरा हिस्सा ये है कि अगर मान लीजिए कि कुछ कारणवश बीमारी हो भी गई, तब भी उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत ज़्यादा तीव्रता से नहीं होता है। उसका मैनिफेस्टेशन जो है वो लो इंटेंसिटी में होता है। तो जिसके कारण कि जैसे हम देखते हैं कि कोरोना भी माइल्ड केसेस होते हैं, मॉडरेट केसेस होते हैं और सीवियर केसेस होते हैं, फिर टर्मिनल केसेस होते हैं। तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो, जिसको अगर समझो मान लीजिए कोरोना हो भी गया तो वो माइल्ड फॉर्म में हो जाएगा, तो 2 दिन में वो ठीक हो जाएंगे, दवा खा ली 2 दिन में ठीक हो गए। और हम ये देख रहे हैं कि कई सारे पेशेंट हैं वो आयुर्वेद की दवा लेते हैं, यूनानी की दवा लेते हैं और फिर वो 2 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो इसके कारण इसका जो मुख्य कार्य है कि वो व्याधि क्षमत्व है, और ये आयुर्वेद का योगदान है कि किस प्रकार से हमने उसका व्याधि क्षमत्व बढ़ाना चाहिए। और ये व्याधि क्षमत्व के लिए हमारा खान पान कैसे होना चाहिए, हमारा रहन सहन कैसे होना चाहिए और कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए। तो जो दवाइयाँ हैं कि जो प्रोफाइलैक्टिक तरीके से लेना चाहिए, हमने ये इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि चलो मैं बीमार हो जाऊँगा फिर बाद में मैं दवाई लूँगा, तो ये नहीं करना चाहिए। लोगों में तरह तरह की बातें होती हैं। कोई कहता है कि लहसुन ज़्यादा खाओ, कोई कहता है कि आपको दालचीनी ज़्यादा खानी है जिसकी वजह से कोरोना नहीं रहेगा। ये तरह तरह की लोगों में बातें होती हैं, बहुत कन्फ्यूजन है। तो ये किस हद तक बातें ठीक हैं? ये कई सारे जो टाइप का जो रिसर्च है वो कई सारे मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर रिसर्च हुई है, और जिसमें ये पता चलता है कि कौन कौन से मेडिसिनल प्लांट्स है वो इम्यूनिटी बढ़ाती है। या कोरोना, तो ये कोविड जो है SARS-CoV-2, ये तो वायरस नया है, लेकिन कोरोना जाति के बाकी जो वायरस जो है जिसके कारण इन्फ्लुएंजा है, जिसको हम नज़ला कहते हैं, या बाकी इस टाइप की जो बीमारी होती है, तो उसके ऊपर रिसर्च हुआ है। और इसमें देखा गया कि कई सारे जो मेडिसिन प्लांट्स हैं ये इस दूसरे टाइप के जो कोरोना के जो वायरस है उसके ऊपर काम करते हैं, और इसीलिए ये माना गया कि हो सकता है कि संभवतः ये इस वायरस के ऊपर भी काम करेंगे, और इसीलिए ये अलग अलग प्रचार आगे आए। लेकिन जो आयुष मंत्रालय ने जो एडवाइजरी जारी करी है, तो ये एडवाइजरी जो है वो काफ़ी बैलेंस्ड एडवाइजरी है, जिसमें हमने एक काढ़ा बताया है, और ये काढ़े में तुलसी के पत्ते हैं, उसमें दालचीनी है, काली मिरी है और सौंठ है और काली द्राक्ष है। हम आमतौर पे काली द्राक्ष को भूल जाते हैं, जिसको मुनक्का भी कहते हैं, उसको हम भूल जाते हैं, लेकिन ये बैलेंस्ड फार्मूला है। इसमें जो तुलसी है वो बहुत गर्म नहीं है, तुलसी आप आसानी से ले सकते हैं, और इसका बनाने का एक विशिष्ट विधान है कि कैसे बनाना चाहिए। तो जैसे आपने मान लीजिएगा कि 5 से 6 तुलसी के पत्ते लिए, और दालचीनी का जो टुकड़ा है वो आधा इंच का दालचीनी का टुकड़ा आपने ले लिया, केवल 2 से 3 केवल मिरी के दाने ले लिए, काली मिर्च के दाने आपने ले लिए, और सौंठ का जो टुकड़ा है वो आधा इंच का सौंठ का टुकड़ा लिया, और इसको आपने जैसे चाय बनाते हैं वैसे आपने चाय बनाया, उसको हल्का सा दरदरा कूट के अपने पानी में डाल के उसको उबाला, और उसी के साथ में लगभग 8 से 10 काली मनुका जो है वो भी आपने उसमें डालनी है।
तो इससे जो काढ़ा बनेगा वो हल्का सा मीठा बनेगा। इसमें आपको जो काली मिरी की जो गर्मी है वो आपको महसूस नहीं होगी, लेकिन साथ साथ में जो काली मिरी का जो फ़ायदा है, तो दालचीनी का जो फ़ायदा है वो आपको वो मिल जाएगा। और उसमें जो काली द्राक्ष है, तो काली द्राक्ष में भी कई सारे तत्व ऐसे हैं कि जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, जो वायरस से हमें बचाते हैं। लेकिन काली द्राक्ष ये मिजाज में ठंडी है और इसके कारण ये बाहर की जो गर्मी है उससे हमें रोकेगी। तो ये काढ़ा है, ये काफ़ी बैलेंस काढ़ा है। और इसी के साथ साथ हमने ये भी बताया था कि आप इसके साथ में च्यवनप्राश लीजिएगा। तो च्यवनप्राश इसलिए लेना है कि च्यवनप्राश का जो मुख्य घटक जो है वो है आंवला, और आंवला जो है वो ठंडे मिजाज का होता है, और इसलिए बाहर की जो गर्मी है उससे हमें तकलीफ़ नहीं होगी, ना काढ़े की गर्मी से तकलीफ़ होगी, ना अगर इसमें जो किसी को मान लीजिए कि दूसरे किसी भी कारण से अगर बुखार हो गया तो बुखार को भी वो कम करता है। तो इसलिए ये एक बैलेंस फॉर्मूला हमने बताया कि इसको हमने लेना चाहिए। मनोज जी, जैसे कि हम कुछ सामान बाहर से लेके आते हैं, चाहे वो दूध हो, राशन हो, कुछ भी हो, तो मन में एक डर रहता है कि कहीं इस पे कोरोना ना हो, किसी ने इसको छुआ हो तो कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। तो उस सामान को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए? उसको अगर हम अच्छी तरह से धो के रखते हैं तो इसमें इस प्रकार से कोई गुंजाइश नहीं है कि कोरोना उसके ऊपर हो और मुझे हो जाए। और बाकी जो हाइजीन जो है, हम बार बार हाइजीन की बात करते हैं, पिछले 2 महीने से ये बात करते आ रहे हैं। तो जितनी हाइजीन हम रखेंगे उतना हम खुद को सेफ रख पाएंगे। तो इसमें कोई इसकी डरने की बात नहीं है। इसके पहले भी कई लोगों ने ये सवाल पूछा था कि जो वो करेंसी नोट्स होती है, तो क्या करेंसी नोट के ऊपर कोरोना होता है क्या, अखबार के ऊपर वो होता है क्या, केस पेपर के ऊपर होता है क्या। इस प्रकार से कई सारी बातें आई है, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई ठोस संशोधन नहीं है, इसका कोई इस प्रकार से सबूत नहीं है कि करेंसी नोट्स के ऊपर भी कोरोना होता है, उससे भी वायरस का प्रचार होता है। ऐसे कहीं देखा नहीं गया। मेनली इस वायरस का जो प्रसार होता है वो थूक के थ्रू होता है, जो इसको हम जो श्वसन के द्वारा या खांसी के द्वारा इस प्रकार से जो निकलते हैं तो उसके माध्यम से होता है। और अगर यहाँ से हम बचें तो लगभग हम 95% तक अपना बचाव कर सकते हैं। मनोज जी, जैसे कि कुछ लोग हैं जो जिनका पहले से इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक है, या फिर वो पहले से काफ़ी बीमारी में मुब्तला हैं, जैसे कि डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, तो वो अपना बचाव किस तरह से कर सकते हैं? ब्लड प्रेशर जो है, तो ब्लड प्रेशर में एक विशिष्ट टाइप के एक रिसेप्टर्स होते हैं, तो जिसके कारण बीपी होता है, और बीपी मतलब हाई ब्लड प्रेशर होता है, हाइपरटेंशन होता है। और ये जो कोरोना वायरस है वो भी इसी रिसेप्टर्स के साथ में उसकी ज़्यादा एफिनिटी है, तो इसको एस इनहिबिटर कहते हैं। तो ये एक माना गया कि हो सकता है कि हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स हैं तो उनको इसकी जो बीमारी जो है वो ज़्यादा हो सकती है, उससे खतरा हो सकता है, और ये कुछ पेशेंट में देखा भी गया। तो इसको थोड़ा सा हमने बचना चाहिए। दूसरा ये है कि डायबिटीज़ जो है, तो डायबिटीज़ मतलब ऐसा नहीं कि केवल आपकी शुगर बढ़ी हुई है, लेकिन डायबिटीज़ का जो असर होता है वो पूरे शरीर के ऊपर होता है। तो डायबिटीज़ है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ है, जिसमें हाइपरटेंशन भी है, ब्रोंकियल अस्थमा है, तो ये जितने भी जो जिसको हम लाइफस्टाइल डिसीज़ कहते हैं, तो ये जो लाइफस्टाइल डिसीज़ होते हैं ये हमारे विशिष्ट और जो ऑर्गन्स है उसको वहाँ पे वीक करते हैं। ज़रूर नहीं कि वो पूरा का पूरा ख़राब हो। जैसे अभी ब्रोंकियल अस्थमा है तो हो सकता है कि हमारी लंग्स की कैपेसिटी उसमें कम हो जाए। तो इसमें हमने बचाव करने के लिए, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि हमने योग का प्रयोग करना चाहिए। तो योग से जैसे ब्रोंकियल अस्थमा है तो आपकी लंग की कैपेसिटी जो है वो आप बना के रख सकते हैं। अगर आयुर्वेद में जो पंचकर्म बोला गया है, तो पंचकर्म ये बॉडी क्लिनजिंग मेथड्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आज कोरोना है तो आज हमने करना चाहिए, लेकिन आगे के लिए भी मैं बता रहा हूँ कि जो ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स हैं तो अगर साल में एक बार जाके वो वमन करके एक ट्रीटमेंट होती है जिसमें बॉडी के जो अलग अलग जो टॉक्सिन्स होते हैं, सो दीज आर द डिटॉक्सिफिकेशन मेथड्स। तो इसको जाके वहाँ पे हम डिटॉक्सीफाई कर लेते हैं हॉस्पिटल में जाके, तो हमारे लंग्स है, बाकी जितने भी बॉडी ऑर्गन्स है, तो इसकी जो इम्यूनिटी है उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी बनी रहेगी। WHO ने भी ये कहा है कि हमें अब कोरोना के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि वो उनका कहना है कि कोरोना अब नहीं जाएगा बहुत लंबे वक्त तक। तो क्या आप
आपका इस बारे में क्या कहना है कि कोरोना क्या आता जाता रहेगा, मतलब या जाएगा ही नहीं? जैसे मैंने कहा कि ये एक ग्रुप ऑफ वायरस है और कोरोना आएगा कि वो जाएगा ये बात बहुत दूर की है, क्योंकि अभी कोरोना के बारे में बहुत कुछ जाना नहीं है, स्पेशली ये अभी वाला जो कोविड का जो वायरस है उसके बारे में। तो ये तो धीरे धीरे जैसे जैसे इसके ऊपर संशोधन होते जा रहा है वैसे वैसे आगे आगे जब उसकी जानकारी जो है वो हमारे सामने आ रही है कि वो किस प्रकार से बिहेव करता है। अब जैसे पहले माना गया था कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हो सकता है कि कोरोना ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी जैसे दिल्ली में ही है तो लगभग 46 डिग्री तक टेम्परेचर गया था, लेकिन कोरोना कोई ख़त्म नहीं हुआ। तो जैसे जैसे वो समय जाता है और ज़्यादा रिसर्च आती है तो वैसे वैसे पता चल रहा है कि ये कोरोना रहेगा कि जाएगा। लेकिन एक बात हमने ध्यान में रखनी चाहिए, और ये सदियों से होते आ रहा है और आज की बात नहीं है, हज़ारों साल से है कि कई सारे वायरस आते हैं, कुछ काल तक रहते हैं फिर बाद में जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी उत्पन्न जो होती है वो इम्यूनिटी हमें बचाए रखने में काम करती है। तो कई सारे वायरस आते हैं कि जैसे अभी पिछले 10 साल में 3 बार ये सार्स जैसी ये बीमारी हो गई। पहले 2008-9 के पास एक बार आई थी तो जिसको सार्स कहा गया। फिर बाद में जो मिड ईस्ट है तो वहाँ पे 2012 के आसपास दोबारा बीमारी आई थी। फिर बाद में अभी ये पैंडेमिक आ गया। तो ये 3 बीमारी कोरोना वायरस के कारण तो अभी आई, लेकिन जैसे डेंगू है वो हर साल आता है। फिर बाद में चिकनगुनिया है, अभी पिछले साल बिहार में सभी ने देखा जिसको चमकी बुखार कहा गया। तो ये चमकी बुखार है। तो अलग अलग नाम से, अलग अलग रूप से अलग अलग वायरसेस आते रहते हैं, और इसीलिए आयुर्वेद ने कहा कि विकारो ही नामा कुशलो न जिर्हियात कदाचना, मतलब कि असंख्य प्रकार के रोग हो सकते हैं, सबको नाम देना संभव नहीं है। और जो आज रोग है हो सकता है कि वो कल ना हो, और कल को जो आने वाला हो तो उसके लिए भी हमने तैयार रखना चाहिए। मनोज जी, आप हमारे बीच में आए उसका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रोमा जी, धन्यवाद। ये थे हमारे बीच डॉक्टर मनोज निसारी जी, जिन्होंने हमें इतनी अहम जानकारी दी। उम्मीद करती हूँ आप सभी क्यों, हम सभी इस जानकारी का फ़ायदा उठाएंगे ताकि हम महफूज रहें और हमारा मुल्क भी महफूज रहे। आदाब।